जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण लगभग 300 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। साथ ही साथ अगर बात करें तो बार बार हर एग्जामों में आप जहाँ भी साइंस सेगमेंट है या जहाँ भी आपके सिलेबस में साइंस है, उन सभी एग्जामों में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो आज की सीरीज जो होने वाली है वो लाइनर फॉर्म में ना होकर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। तो बता दें, यदि आप वन लाइनर फॉर्म में देखना चाहते हैं कि आप वन लाइनर फॉर्म में देखना चाहें तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये आज का जो डिस्कशन होगा डिटेल डिस्कशन होगा। क्वेश्चन भले ही कम हो पाए, लेकिन हर क्वेश्चन में लगभग 10 से 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे उस टॉपिक से संबंधित, उस सब्जेक्ट से संबंधित। तो इस वजह से हम पहले ही बता देते हैं, यदि आपको डिटेल में देखना है तभी इस वीडियो को आके देखिएगा, वरना यदि आपके सपने नहीं हैं, आप अपने सपनों से प्यार नहीं करते हैं, आप अपने माँ बाप के सपनों को महत्व नहीं देते हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप करके जाइएगा। वही छात्र या वही भी स्टूडेंट इस वीडियो को आके देखें जिनको लगता है कि वो अपने सपनों को प्यार करते हैं, जिन्हें लगता है कि वो अपने माँ बाप के सपनों को महत्व देते हैं। तो इस वजह से हम पहले ही बता दें, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा सा जो डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इतना भरोसा दिलाते हैं कि जो डिटेल डिस्कशन आज किया जाएगा वो डिस्कशन को आप नोट्स बना लीजिएगा, और नोट्स बनाने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, भारत के किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, आपसे वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और सेशन का जो पहला क्वेश्चन है आप देखने को मिल रहा है कि यानी पहला क्वेश्चन ही अगर बात करें तो मेढक के दांत होते हैं। तो यहाँ से कई प्रकार के आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बात करें जो मेढक के दांत होते हैं, तो मेढक के दांतों की अगर बात करें तो होमोडेंट टाइप के होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि जब मेढक के दांत होमोडेंट टाइप के हैं तो मनुष्य के दांत कैसे होते हैं। तो मनुष्य के दांत जो होते हैं वो हेटेरोडेंट टाइप के दांत होते हैं। अगर वहीं बात करें हम लोग की दांत कितने प्रकार के होते हैं, यानी दांतों से संबंधित कौन कौन से और क्वेश्चन जो कि हमें एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा। दांतों की बात करें तो जो दांत होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप है वो होता है इंसीजर, यानी कि इंसीजर जो कि आपको देखने को मिलता है पहला टाइप। दूसरे की अगर बात करें तो वहीं बात करते हैं कैनाइन होता है, कैनाइन कैनाइन। तीसरी अगर बात करें तो वहीं आपको देखने को मिलेगा प्रीमोलर। अगर चौथी की बात करें तो मोलर। ये 4 टाइप के दांत जो आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करें इनके वर्क क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इनके वर्क के बारे में बात करें तो जो इंसीजर का कार्य होता है वो भोजन को कुतरना होता है, यानी भोजन को कुतरने का काम जो करता है वो इंसीजर दांत करता है। वहीं अगर बात करें जो कैनाइन का काम क्या होता है, तो ये भोजन को चीरने का काम करता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, साथ ही साथ मोलर। तो बात करें जो इंसीजर होता है उसका वर्क होता है कुतरना, कैनाइन का चीरना। वहीं बात करें मोलर के बारे में, प्रीमोलर के बारे में, तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है। क्या होता है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है। अगर बात करें मोलर दांतों के बारे में, तो मोलर का कार्य होता है जो भोजन को पीसना, यानी जो बात करें मोलर के बारे में तो मोलर का कार्य होता है भोजन को पीसना। तो आप इस तरह से देख सकते हैं जो दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ मनुष्य के जो दांत होते हैं वो पाचन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। अगर वहीं बात करें जो मेढक के दांतों के बारे में, तो मेढक के दांत जो होते हैं वो पाचन प्रक्रिया में सहायक नहीं होते, साथ ही साथ समान आकार के होते हैं। तो जिसकी वजह से हम मेढक के दांतों को हम लोग क्या कहते हैं, तो होमोडेंट टाइप कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ और यहाँ से संबंधित। तो सबसे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि दांत का सबसे कठोर भाग, यानी सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। यानी बात करें कि सबसे कठोर मनुष्य का कौन सा भाग होता है, तो दांत का इनेमल होता है, यानी इनेमल जो कि सबसे कठोर भाग होता है। तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि सबसे कठोर भाग जो होता है वो क्या होता है, इनेमल होता है। अगर वहीं बात करें सबसे कठोर संयोजी ऊतक के बारे में, क्योंकि हम जितने भी फैक्ट्स, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो कुछ भी कहीं से भी आप एक एक पॉइंट को सिर्फ नोट करते जाइएगा, सिर्फ एक एक पॉइंट की नोट्स बना लीजिएगा, उनका रिवीजन कर लीजिएगा। किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा ये इतना डिटेल डिस्कशन होगा
कि यहाँ से संबंधित आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब बात करते हैं जैसे कि संयोजी ऊतक के बारे में। तो संयोजी ऊतक सबसे कठिन यानी सबसे जो कठोर होता है, तो संयोजी ऊतक अगर सबसे कठोर की बात करें तो सबसे कठोर जो होता है वो बोन होता है, यानी कि बोन सबसे कठोर संयोजी ऊतक होता है। वहीं बात करें कमज़ोर ऊतक, ये संयोजी ऊतक, तो कमज़ोर की अगर बात करें तो कमज़ोर जो कि आपको देखने को मिलेगा वो ब्लड होता है। बात करें कि ब्लड किस प्रकार का संयोजी ऊतक है, तो ब्लड जो कि एक कमज़ोर यानी संयोजी ऊतक तो है लेकिन एक कमज़ोर संयोजी ऊतक है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपसे पूछता है कि ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपको एग्जामों में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बार हर एग्जाम में आपको रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर कहीं भी यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी, टीआरई हो, या फिर बिहार दरोगा, हर जगह यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछता है कि ब्लड का पीएच कितना होता है, तो 7.4 होता है। अगर वहीं बात कर ले कि पीएच के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पीएच क्या होता है, तो पीएच इज द हाइड्रोजन ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी पीएच का फुल फॉर्म की बात करें तो पीएच को पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। वहीं बात करें पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो पीएच स्केल की खोज जो की थी वो पीएच यानी पीएच सोरेनसन ने की थी। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पीएच सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। अगर बात करें कि पीएच स्केल में जो पैमाना होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होते हैं, यानी 7 जो होता है उदासीन होता है, 7 से जितने भी नीचे मान होते हैं वो अम्लीय होता है, 7 के ऊपर जाते हैं तो क्षारीय होता है। तो अब तरह यहाँ से संबंधित जो क्वेश्चन है आप लोग पकड़ पाइएगा। अब बात करते हैं, हम लोग दांतों के बारे में ही डिस्कशन कर रहे थे, तो दांत से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बात करें कि मानव के जीवन काल में यानी मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं, तो अगर बात करें तो मनुष्य के जीवन काल में कुल 50 दांत आते हैं। बात करें कौन कौन से, तो जो अस्थायी दांत आते हैं उनकी संख्या कितनी है, तो अस्थाई दांतों की जो संख्या है आपको देखने को मिलेगी वो 20 मिलती है। अगर बात करें स्थायी दांतों की संख्या, तो स्थायी दांतों की संख्या जो 2 जबड़े में विभक्त होते हैं 32 होते हैं, लेकिन ये 2 जबड़े में विभक्त होते हैं, 16 के क्रम में विभक्त होते हैं। 16 ऊपर यानी ऊपर वाले जो जबड़े को क्या कहते हैं, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ऊपर वाले जबड़े को, ऊपरी जबड़े को अगर बात करें तो ऊपरी जबड़े को मैंडिबल कहते हैं, यानी मैक्जिबल आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें कि निचले जबड़े को, तो निचले जबड़े को मैंडिबल कहते हैं। तो यानी कि 2 जबड़ों के माध्यम से ये 32 दांत आपके मनुष्य के जबड़े में फिक्स होते हैं। हमने दांत की बात ही कर लिया कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर तथा मोलर 4 प्रकार के दांत होते हैं, दोनों जबड़ों में ऊपर होते हैं। अब बात करें स्थायी दांतों के बारे में, अस्थायी दांतों के, तो अस्थायी जो दांत होते हैं वो बचपन में यानी बच्चों में पाए जाते हैं। तो यानी अगर पूरे यौवन काल में की बात करें तो 50 दांत आते हैं, यानी 52 दांत आपको देखने को मिलेगा, 52 दांत। तो बात करें जो 32 दांत होते हैं वो आपको स्थायी होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो 16 जो कि आपको यानी 20 जो दांत हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि अस्थायी दांत हैं। तो आपसे ये पूछता है कि अस्थायी दांतों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो अस्थायी में आपको देखने को मिलेगा कि प्रीमोलर टाइप का दांत जो होता है वो अस्थायी दांतों में नहीं पाया जाता है। अगर वहीं बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डेंटल फार्मूला, यानी पूछ लेता है कि वयस्कों का डेंटल फार्मूला कौन सा है, तो वयस्कों का बात करें तो वयस्कों का जो डेंटल फार्मूला आपको देखने को मिलेगा वो 2123 देखने को मिलेगा। अगर वहीं बात करें बच्चों का डेंटल फार्मूला, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो 2102/2102 यानी कि ये आपको डेंटल फार्मूला जो कि बच्चों को देखने को मिलेगा। तो आई होप कि यहाँ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन लगभग इन एग्जामों में बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने 1 बाय 1 करके डिस्कशन किया है। अगर आप बात करें कुछ और प्रमुख फैक्ट्स के बारे में, तो आपने जैसे कि हम बता ही दिए कि जो जबड़ा होता है वो ऊपरी जबड़ा को मैक्जिबल कहते हैं, निचले जबड़े को आप नोट कर लीजिएगा तो मैंडिबल को कहते हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें अब
जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर था वो आपको देखने को मिलेगा होमोडेंट टाइप, यानी मेढक के जो दांत होते हैं वो पाचन प्रक्रिया में सहायक नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से होमोडेंट टाइप के कहते हैं। अगर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में सॉरी, पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन क्या होता है? हार्मोन होता है, विटामिन होता है, एंजाइम होता है, या फिर एक पोषक तत्व होता है? तो इस प्रश्न की अगर उत्तर की बात करें तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, यानी इस प्रश्न का अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर आपका एंजाइम हो जाता है। अब इसके डिटेल डिस्कशन, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वन बाय वन करके नोट करते जाइएगा। यदि सच में ईमानदारी के साथ आप पूरा डिस्कशन देखते हैं तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं हर बार एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। जितना डिस्कशन हम इस क्वेश्चन के माध्यम से करा देंगे, आप लोग सिर्फ उसका नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद हो सकता है, मैं मानता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम जैसे कि लिखने में थोड़ा सा, क्योंकि सीमित संसाधनों के साथ जो हमने ये शुरू किया है, तो हो सकता है कि लिखने में थोड़ा सा समझने में आपको, लेकिन जो ओरली हम बोल देते हैं, आप उस जो चीज़ को अगर समझ लीजिएगा, उस चीज़ की नोट्स बना लीजिएगा, तो यकीन करिए कि आप भारत के किसी भी एग्जाम में बैठिए जहाँ साइंस पूछेगा, आप साइंस का धुआं धुआं उड़ा देंगे। तो अब इस डिस्कशन के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन क्या होता है? तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। अगर बात करें अब हम लोग इसके डिटेल डिस्कशन के बारे में, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ है इस क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करें, क्योंकि वन बाय वन एक विकल्प को पढ़ लेना सिर्फ इससे डिस्कशन नहीं होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि पाचन की ही बात करें तो पाचन की शुरुआत मुख गुहा से हो जाती है। मुख गुहा में जो आपको देखने को मिलता है, लार पाया जाता है। बात करें पाचन की ही शुरुआत, क्योंकि ये एंजाइम आया है, हार्मोन्स है, विटामिन है, इन सभी को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि मुख गुहा में क्या पाया जाता है? तो लार पाया जाता है। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि लार का पीएच मान कितना होता है। पहला क्वेश्चन आपसे जो एग्जामों में पूछता है तो 6.8 जो कि लार का पीएच मान होता है। पहला क्वेश्चन आप यही लिख लीजिए कि लार का जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। अगर बात करके लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, क्योंकि एंजाइमों की बात हुई है तो हम लोग एंजाइम ही डिस्कशन करते हैं। तो लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछता है तो लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं? तो एक पाया जाता है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। दूसरा जो पाया जाता है म्यूसिन एंजाइम पाया जाता है। तीसरा जो पाया जाता है वो लाइसोसोम यानी लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि लार में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन, म्यूसिन, लाइसोसोम। बात करें इनके कार्य के बारे में तो जो कि टाइलिन का जो काम है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने और पचाने का काम करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने साथ ही साथ पचाने का काम करता है। तो यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने और पचाने का काम कौन करता है? तो टाइलिन करता है। अगर बात करें म्यूसिन एंजाइम के बारे में, क्योंकि ये तीनों एंजाइम हैं, तो एंजाइम के बारे में अगर म्यूसिन एंजाइम की बात करें, ये भोजन को पाचन का काम करता है, साथ ही साथ भोजन को चिपचिपा बनाता है। तो आपसे पूछ लेता है कि किस एंजाइम की वजह से भोजन चिपचिपा बनता है, तो आपको बताएंगे चिपचिपा बनता है तो आप लोग बताएंगे कि म्यूसिन एंजाइम की वजह से भोजन चिपचिपा बनता है। साथ ही साथ ये भोजन को पचाने का काम करता है। अगर वही बात करें लाइसोसोम्स के बारे में, तो लाइसोसोम जो कि जीवाणुओं को मारने का काम करता है। तो बात करें जीवाणुओं को मारने का काम कौन सा एंजाइम करता है? जीवाणुओं, साथ ही साथ विषाणुओं, इन सबको मारने का जो काम करता है कौन सा एंजाइम करता है? आपसे एक क्वेश्चन पूछता है तो आप बताएंगे कि लाइसोसोम्स करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो आप लार्क में 3 प्रकार के एंजाइम टाइलिन, म्यूसिन, साइटोलाइसोसोम। तो टाइलिन का काम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने साथ ही साथ पचाने का काम करता है। म्यूसिन की बात करें तो म्यूसिन जो कि भोजन को पचाने के साथ साथ भोजन को चिपचिपा करता है। या बात करें कि भोजन को निगलने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलता है। तो म्यूसिन होता है, क्योंकि ये भोजन को चिपचिपा बनाता है जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है।
सॉरी, अगर अब वहीं बात करें कि लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो कि जीवाणुओं तथा विषाणुओं को मारने का काम करता है। तो आई होप कि जो लार से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको पकड़ पाएंगे। अब अगर बात करें कि हम लोग कुछ प्रमुख, जैसे कि अब बात करते हैं अमाशय के बारे में, क्योंकि अब दूसरा जो कि क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्योंकि अमाशय से संबंधित, तो अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का पाचन की शुरुआत की बात करें तो मुख गुहा से होता है, लेकिन अगर बात करें कि अमाशय में क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। वहीं अगर बात करें हम कि जो अमाशय में भोजन पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है। तो अमाशय का जो भोजन है वो काइम कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो अमाशय में भोजन पाया जाता है मुख गुहा से या फिर अमाशय में जो भोजन आता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको काइम कहते हैं। बात करें अगर कार्बोहाइड्रेट का नहीं पाचन होता है तो किसका किसका पाचन होता है, तो अमाशय में वसा, साथ ही साथ प्रोटीन, इन सब का पाचन होता है। तो वसा एवं प्रोटीन का पाचन होता है। तो आप लोग से ये पूछता है कि वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अमाशय में या फिर मुख गुहा में। तो आप लोग बताइएगा। वसा और प्रोटीन का जो पाचन होता है वो अमाशय में होता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें कि अमाशय से वहीं, तो अमाशय से एक जठर ग्रंथ निकलता है, यानी जठर, अमाशय से एक जठर रस निकलता है, जिस जठर रस में कई 3 प्रकार के एंजाइम पाते हैं, यानी जठर रस निकलता है। इस रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो पहला जो पाया जाता है HCl पाया जाता है, दूसरा जो पाया जाता है पेप्सिन पाया जाता है। यहाँ से भी आप यही क्वेश्चन आप जो पूछा गया है यही आपको एग्जामों में देखने को मिला था, या फिर कहें कि यही क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस डिस्कशन पे आए हैं। तीसरा जो पाया जाता है वो लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। साथ ही साथ जो पाया जाता है एक रेनिन, तो ये आपसे पूछता है कि रेनिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, अमाशय में कि मुख गुहा में कि छोटी आंत में कि बड़ी आंत में। तो आपसे क्वेश्चन बताइएगा कि रेनिन एंजाइम जो पाया जाता है वो अमाशय में पाया जाता है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। अब इनके वर्क या इनके कार्य के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो कार्य के बारे में अगर डिस्कशन करें तो जैसे कि HCl हो गया। HCl का काम क्या होता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। जीवाणुओं को मारने का काम जो करता है HCl करता है। साथ ही साथ अगर बात करें पेप्सिन के बारे में, तो पेप्सिन का जो काम है प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, पाचन में सहायक होता है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब वहीं अगर बात करें जैसे कि लाइपेज, तो लाइपेज जो कि वसा के पाचन में सहायक होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। रेनिन की बात करें तो रेनिन जो दुग्ध प्रोटीन पाई जाती है उस दुग्ध प्रोटीन की पाचन, यानी दुग्ध प्रोटीन की पाचन में सहायक होता है, दुग्ध प्रोटीन की पाचन में सहायक होता है। तो आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि अमाशय से एक जठर रस निकलता है, जिस जठर रस में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। साथ ही HCl एक एंजाइम तो नहीं है, लेकिन ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है। पेप्सिन, लाइपेज तथा रेनिन ये कुछ प्रमुख है जो कि अमाशय से एंजाइम निकलते हैं। तो इनके साथ इनके वर्क क्या क्या है, HCl का वर्क है जीवाणुओं को मारने का काम करता है। सॉरी, पेप्सिन जो कि है प्रोटीन को पाचन में सहायक होता है। लाइपेज की बात करें तो वसा के पाचन में सहायक होता है। अगर रेनिन की बात करें तो दुग्ध के पाचन में सहायक होता है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब बात आई है दूध प्रोटीन के बारे में, तो हम लोग यहीं पर दूध प्रोटीन की भी बात कर लेते हैं। तो दुग्ध में जो प्रोटीन पाई जाती है, बात करें तो दूध में प्रोटीन जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, तो आप देखने को मिलता है दूध का कलर 2 टाइप का होता है। पीला कलर का दूध है जिसमें जो पाया जाता है, और सफ़ेद कलर के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें जो सफ़ेद कलर के दूध है तो केसिन प्रोटीन पाई जाती है। केसिन प्रोटीन के कारण होता है, यानी केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, पीला होता है। तो कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है दूध में जो पीलापन आता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दूध का पीलापन किसके कारण से होता है, तो कैरोटीन के कारण से होता है। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण से होता है, तो केसिन के कारण होता है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर वहीं बात करें हम लोग कुछ और प्रमुख प्रोटीन्स के बारे में, तो आपसे जैसे कि आप बस बात करें तो जैसे बाह्य प्रोटीन हो गया, यानी बालों में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बालों में, तो केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। साथ ही साथ खुर तथा नाखून में जो भी प्रोटीन पाई जाती है वो
केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा कि बालों हो, खुर हो, नाखून हो, इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। कुछ और प्रोटीन्स के बारे में बात कर लें तो जैसे कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो गेहूं में क्योंकि अब डिस्कशन प्रोटीन का आया है, तो प्रोटीन के सारे फैक्ट्स जो भी एग्जामों में पूछता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन सभी का डिस्कशन कर लेते हैं। तो गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है, आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडा में आपको देखने को मिलेगा अल्बुलिन, यानी अल्बुलिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर बात करें वहीं कि मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मक्का में जीन प्रोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर बात करें हड्डी में, तो हड्डी में ओसिन पाया जाता है। हड्डी में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन पाया जाता है, यानी ओसिन पाई जाती है। वहीं बात करें मांस में, तो मांस में आपको देखने को मिलेगा मायोसिन प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है, गेहूं में ग्लूटीन, अंडा में अल्बुमिन, मक्का में जीन, हड्डी में ओसिन, मांस में तो मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। अगर कुछ बात करें जैसे कि ब्लड की कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ब्लड में आपको देखने को मिलेगा ब्लड में कौन सी प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन अगर आया है तो प्रोटीन से जितने भी क्वेश्चन उठते हैं उन सभी को हम डिस्कशन करेंगे। तो ब्लड की प्रोटीन के बारे में बात करें तो अगर बात करें तो हिपेरिन प्रोटीन पाई जाती है। बात करें इसका वर्क क्या होता है, तो ये रक्त को थक्का बनने से रोकते हैं, रक्त को थक्का बनने से रोकता है, यानी रोकता है। तो आपको ये भी याद पता होना चाहिए कि जो हिपेरिन है रक्त में पाया जाता है, रक्त को थक्का बनने से रोकता है। वहीं बात करें हिस्टीडीन के बारे में अगर बात करें तो हिस्टीडीन कटे हुए भाग से रक्त को जमने में मदद करता है। साथ ही ग्लोबुलिन की बात करें तो ग्लोबुलिन, आप लोग इसको नोट करते जाइए, क्योंकि नोट करेंगे, 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। क्योंकि अगर आप वैसे ही सोच रहे हैं कि हम देख लेंगे और देख के ही सिर्फ क्वेश्चन पकड़ पाएंगे, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। हम जितना चीज़ें बता दे रहे हैं आप उस चीज़ को रिवीजन बस कर लीजिए। यकीन मानिए आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, साइंस का डर आपका अब आगे नहीं होगा। अब वहीं हम लोग डिस्कशन के बारे में बात करते हैं। तो बात करें जैसे रक्त प्रोटीन, तो रक्त में यानी जो हिपेरिन पाया जाता है वो रक्त को जमने से रोकता है। हिस्टीडीन कटी हुई भाग को रक्त को जमने में मदद करता है। ग्लोबुलिन जो कि होता है हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। अगर वहीं बात करें आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है, यानी आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बात करें यानी आरबीसी का यानी नीला रंग किसके कारण होता है, तो नीला रंग की बात करें तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कीड़ों में जो कि देखने को मिलता है, तो हीमोसैनिन आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि लाल रंग हीमोग्लोबिन, नीला रंग आरबीसी का नीला रंग जो कि हीमोसैनिन के कारण होता है। अब बात करते हैं कुछ और प्रमुख प्रोटीन्स के बारे में। रक्त की प्रोटीन के बारे में तो आपको देखने को मिलेगा थ्रोम्बिन, साथ ही साथ प्रोथ्रोम्बिन, साथ ही साथ अगर बात करें फाइब्रिनोजन जो कि आपको रक्त में प्रोटीन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमने डिस्कशन कर ही लिया था कि रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। अगर बात करें कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। बात करें रक्त कितने टाइप के होते हैं, तो रक्त 4 टाइप के होते हैं। बात करें कौन से, ए, बी और ओ, तो जो सर्वदाता है वो ओ होता है, सर्वग्राही जो होता है वो ए भी होता है। हालांकि ये एक अलग टॉपिक है, आगे की वीडियो में आएगा, वहाँ पर हम टोटल जो भी रक्त से संबंधित फैक्ट हैं उनको डिस्कशन कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कि हमारे पास आया था प्रोटीन, तो सही सी बात है कि इकाइयों से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पूछता है प्रोटीन की इकाई क्या थी, यानी प्रोटीन की इकाई क्या होती है कि इकाई, तो जब इकाइयों से संबंधित क्वेश्चन आया है तो हम उसको देख ही लेते हैं। तो प्रोटीन की जो इकाई होती है अमीनो अम्ल होती है, यानी प्रोटीन की जो इकाई आपको देखने को मिलती है अमीनो अम्ल होती है। शरीर की इकाई आपसे पूछता है कि शरीर की इकाई क्या होती है, तो शरीर की इकाई जो होती है वह होती है कोशिका या सेल कहें या फिर कोशिका कहें। अगर बात करें कोशिका की खोज की, तो जो कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम की थी ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगर बात करें कि मृत यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो
रॉबर्ट यानी कोशिका की खोज की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित को तो लेeuwenhoek ने खोई थी। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हालांकि अभी आगे की वीडियो में यहाँ आगे के जो क्वेश्चन है वहाँ पर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। कोशिकांग एक बड़ा टॉपिक बन जाता है। तो अब बात करते हैं जैसे कि तंत्रिका तंत्र की इकाई। आपसे पूछता है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, तो आप बताइएगा। तंत्रिका तंत्र की इकाई जो होती है न्यूरॉन होती है। वहीं बात करें किडनी की इकाई क्या होती है, किडनी की इकाई क्या होती है, तो यहाँ से भी आपको पूछता है तो नेफ्रॉन होती है। आप इस चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। जहाँ भी एग्जाम में देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को आपको मिलेंगे। वहीं बात करें फेफड़ा की इकाई के बारे में, इकाई की अगर बात करें तो फेफड़ा की इकाई जो होती है अल्बुलाई होती है, अल्बुलाई होती है। यानी कि ये अल्बुलाई हो सकता है कि थोड़ा सा राइटिंग समझने में आपको तकलीफ हो रही हो, अल्बुलाई। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और जो हम ओरली बोल देते हैं आप उन चीज़ों को नोट बर्स करते जाइए। नोट्स आपके बेहतरीन नोट्स तैयार होंगे। साथ ही साथ आप भारत के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे यहाँ से एकदम धुआं धुआं उड़ा देंगे। तो अब बात करते हैं जैसे तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन, किडनी की नेफ्रॉन, फेफड़ा की इकाई अल्वुलाई होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किडनी की झिल्ली को किसे कहते हैं, तो किडनी की जो झिल्ली होती है पेरिटोनियम होती है। वहीं फेफड़ा की जो झिल्ली पूछता है तो फेफड़ा की जो झिल्ली होगी, अगर बात करें फेफड़ा की झिल्ली को क्या कहते हैं कि झिल्ली, ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो प्लूरा होती है, प्लूरा। अगर बात करें वहीं किडनी तो पेरिटोनियम होती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा कि फेफड़ा की जो इकाई झिल्ली होती है वो प्लूरा होती है। अगर बात करें अब कुछ और प्रमुख क्वेश्चंस के बारे में, तो जैसे कि आपने देख लिया कि जो क्वेश्चन था वो इसका एंजाइम था। सारे एंजाइमों को हमने डिस्कशन कर लिया। अमाशय में कौन कौन से एंजाइम हैं उनका डिस्कशन कर लिया। इसके बाद जितने भी एंजाइम स्रावित होते हैं लार में कौन कौन से उनका भी डिस्कशन कर लिया। तो इस प्रश्न का जो ये उत्तर के अकॉर्डिंग हमने डिस्कशन कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग कुछ हार्मोन्स के बारे में। तो बात करें जैसे कुछ पादप हार्मोन्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। तो पादप हार्मोन्स की बात करें तो पादप हार्मोन्स की अगर हम लोग बात करें तो पादप हार्मोन्स कुछ 5 प्रकार के प्रमुख होते हैं। तो बात करें पादप हार्मोनों के बारे में, पादप हार्मोन्स के बारे में, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो पादप हार्मोन्स होंगे वो कौन सा होगा, जो पहला होगा ऑक्जीन होगा, ऑक्जीन हार्मोन्स होगा। दूसरा होगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन एंजाइम होगा, काइनिन होगा। वहीं तीसरे की बात करें तो जो तीसरा होगा जिब्रेलिन टाइप का एंजाइम होगा, जिब्रेलिन। आप लोग सेम ऐसे ही पैटर्न पे लिखे जा रहे हैं, यानी पहले ऑक्जीन, साइटोकाइनिन, फिर जिब्रेलिन, फिर तीसरा जो होगा एब्सिसिक एसिड होगा, एब्सिसिक एसिड होगा। अगर बात करें जो चौथा पांचवा होगा वो एथिलीन होगा, यानी जो पांचवा एंजाइम होगा वो एथिलीन होगा। तो आप इस देख सकते हैं कि जो पादप हार्मोन है तो पहला है ऑक्जीन हो गया, दूसरा साइटोकाइनिन, तीसरा जिब्रेलिन। तो ये 3 होते हैं वो कौन से है, तो पादप वृद्धि हार्मोन, तो यानी पादप वृद्धि हार्मोन है। 3 ऊपर के जो 3 होते हैं पादप वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं। वहीं अगर बात करें कि जो दूसरे हैं यानी एब्सिसिस, यानी एब्सिसिस साथ ही साथ एथिलीन, तो पादप वृद्धि रोधक बात करें तो पादप वृद्धि रोधक होते हैं, यानी वृद्धि रोधक। तो आपसे पूछता है कि वृद्धि रोधक हार्मोन कौन कौन से हैं, तो आप बताइएगा कि एब्सिसिक एसिड, साथ ही साथ एथिलीन, जो कि ये वृद्धि रोधक होते हैं। अगर पादप वृद्धि के बारे में पूछे तो पादप वृद्धि जो ऑक्सीन होता है और साइटोकाइनिन तथा बात करें तो जिब्रेलिन, ये हार्मोन्स होते हैं। वहीं आपसे ये भी पूछता है इनकी खोजों के बारे में। तो कई बार जब इनकी खोज की बात की किसने इनकी खोज की थी, तो अगर बात करें कि ऑक्सीन की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो मिलर ने की थी। आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। वहीं अगर साइटोकाइनिन की ऑक्सीन की जो खोज की थी वो डार्विन ने की थी, डार्विन ने की थी। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। हालांकि अलग हम दिखा दे रहे हैं। ऑक्सीन की जो खोज की थी
ऑक्सीजन की जो खोज हुई थी वो किसने की थी? तो डार्विन ने की थी। अगर बात करें हम लोग साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन की जो खोज हुई थी वो मिलर ने की थी। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर बात करें जिब्रेलिन के बारे में, तो जिब्रेलिन की जो खोज हुई थी वो किया था, अगर बात करें तो किसने? तो क्रूसोवा ने किया था। यहाँ से भी ये काफ़ी डीप क्वेश्चन हो जाते हैं, और जब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो कई बार बच्चे यहाँ से फंसते हैं। तो क्रूसोवा ने जो कि जिब्रेलिन की खोज की थी, तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ बात करें एथिलीन की खोज किसने की थी? क्योंकि ये एकमात्र गैसीय फॉर्म में पाए जाने वाला पादप हार्मोन है। तो एथिलीन की जो खोज की थी तो वो बर्ग महोदय ने की थी। किसने की थी? तो बर्ग ने की थी। तो आप इस चीज़ को नोट कीजिए। ऑक्सीजन की खोज डार्विन ने की थी, साइटोकाइनिन मिलर ने की थी, जिब्रेलिन क्रूसोवा ने की थी, एथिलीन जो कि एकमात्र पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला पादप हार्मोन है, तो इसकी खोज किसने की थी? तो बर्ग महोदय ने की थी। अगर बात करें इनके वर्कों के कार्य के बारे में, तो जैसे कि हमने जो देखा था कि जो यानी ऑक्सीजन था तो बीज यानी जो जिब्रेलिन था बीज अंकुरण को प्रेरित करता है, अवशेषित जो है बीज अंकुरण को रोकता है। तो कुछ ऐसे प्रमुख भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब अगर बात करते हैं जैसे कि हम लोग तीसरा जो आ गया है वो आ गया है विटामिन्स। हालांकि अगले क्वेश्चन के माध्यम से हम इस विटामिन को पढ़ लेंगे। तो अब जैसे आता है एंजाइम, तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर हो गया एंजाइम। वही बात, आप लोग क्वेश्चन पे मत जाइएगा कि हम कितने 2 क्वेश्चन किए या 4 क्वेश्चन किए। फ्रेंड्स यकीन मानिए, आप अगर हम पे भरोसा करते हैं या आप अपने माँ बाप के सपनों पे भरोसा रखते हैं, तो जो डिस्कशन हमने करा दिया है आप एग्ज़ामों में उठाकर उनको नोट किए होंगे, तो आप एग्ज़ामों में उठाकर देख लीजिए कि वहाँ से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यदि सच में आपको ऐसा लगता है कि ये आज का डिस्कशन हमारे जीवन को बदल सकता है, तो इस अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। साथ ही साथ एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ पे होता है? तो ग्लूकोज का जो संग्रह की बात करें तो वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है, आपको देखने को मिलेगा यकृत में होता है। बात करें कहाँ पे होता है? तो यकृत में होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि जो यकृत यानी सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपसे सबसे बड़ा अंग की बात करें, अब लोग हम यहाँ से भी डिस्कशन हम लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि अगर ये आया है तो इसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो यानी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि, क्योंकि अब जब आ गया है डिस्कशन में तो इसको कर ही लेता। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो लीवर है। कौन सा है? तो लीवर कहें या यकृत, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर बात करें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़े अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें, स्रावी ग्रंथि की अगर बात करें तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो औटू ग्रंथि है। कौन सी है? औटू ग्रंथि आपको देखने को मिलेगी। औटू ग्रंथि क्या है या थायराइड ग्रंथि क्या है? यानी कि सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि वो औटी ग्रंथि है। सबसे अगर आपसे ये भी पूछ लेता है कि सबसे छोटी यानी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि हो जाएगी। पीनियल ग्रंथि हो जाएगी। पीनियल ग्रंथि हो जाएगी। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको देखने को मिलेगा यकृत हो जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आप अंतःस्रावी तो पीनियल हो जाएगी। सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी है? तो औटू ग्रंथि कहे या थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। अगर वहीं आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा मनुष्य का अंग कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा अंग जो देखने को मिलेगा वो आपसे सबसे बड़ा अंग अगर साथ साथ आप नोट कर रहे होंगे तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपके आज की क्लास ही आपके जीवन को बदल देगी। तो जो सबसे बड़ा अंग होगा वो क्या होगा? वो त्वचा होगा। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर बात करें कि जैसे कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में ही बात कर लें, जब ग्रंथि आया है तो ग्रंथियों के बारे में ही बात कर लें, तो जैसे मानव हार्मोन्स शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है? तो एक हो जाते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि आपको देखने को मिलेगी। बात करें कि कहाँ से इसका या हाइपोथैलेमस कहाँ से स्रावित होते हैं? तो पीयूष ग्रंथि से। बात कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि में। अगर बात करें
कि हाइपोथैलेमस का वर्क क्या है, काम क्या है। तो इसमें जो भूख, प्यास, साथ ही साथ जो पसीना आता है यानी पसीना आना, अगर बात करें तो ताप, प्यार, इमोशन, इन सब का नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। भूख लगना, प्यास लगना, साथ ही साथ पसीना आना, या फिर कहें ताप का नियंत्रण, या फिर कहें प्यार, इमोशनल, लव, इन सब का जो नियंत्रण करता है कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस का मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अगर मास्टर ग्लैंड पूछता है तो पीयूष ग्रंथि हो जाती है। बात करें पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एसटीएच, यानी आपसे ये भी पूछता है कि पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एसटीएच हार्मोन स्रावित होता है। साथ ही साथ जो स्रावित होता है प्रेसिन हार्मोन स्रावित होता है। तो एसटीएच, साथ ही साथ बेसोप्रेसिन हार्मोन, जो कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ से स्रावित होते हैं? तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अगर बात करें हम लोग कुछ और प्रमुख के बारे में, तो जो पीनियल ग्रंथि यानी पीनियल ग्रंथि है, नींद को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ इसको बायोलॉजिकल ग्रंथि भी कहे जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख प्रकार की जो ग्रंथियां हैं उनको हम लोग डिस्कशन किया। अब आते हैं क्वेश्चंस के पास। तो जैसे कि क्वेश्चन हमने देखा था कि सबसे बड़ा या सबसे बड़ी बात करके हम जो क्वेश्चन आया था कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है तो यकृत में होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो यकृत हो जाएगा। अगर बात करें वहीं जनन क्षमता में कमी होती है, तो विटामिन्स के बारे में अगर बात करें तो जनन क्षमता में कमी होती है, किसके कारण होती है? तो जनन क्षमता में जो कमी होती है वो विटामिन ई की कमी से होती है। तो अगर बात करें अब कुछ प्रमुख विटामिन के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी जब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तब आप कई बार एग्जामों में फंसेंगे। तो बात करें जैसे कि विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं। आप सबसे पहले तो यही बात करेगा विटामिन, तो विटामिन की खोज सबसे पहले आपसे पूछता है। तो खोज जब पूछता है तो किसने की थी? तो आपसे जब ये क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो ल्यूमेन ने की थी। ल्यूमेन, आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ल्यूमेन ने की थी। किसने की थी? तो ल्यूमीन ने की थी। अगर बात करें वहीं इसकी नाम किसने दिया था पहली बार, यानी नामकरण किसने दिया था? तो जो नाम दिया था यानी विटामिन नाम दिया था तो वो किसने दिया था? फंक महोदय ने दिया था। बात करें फंक महोदय ने दिया, कब दिया था? तो 1912 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? तो 1912 में फंक महोदय ने इसका नामकरण किया था। तो ये क्वेश्चन जो कि आपको एग्जामों में देखने को मिला। अगर बात करें अब विटामिन के बारे में, टाइप्स के बारे में, तो ये भी आपको देखने को मिलता है कि विटामिन की टाइप्स। आई होप कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे आप पहली बार ऐसा डिस्कशन नहीं देखे होंगे। तो जो पहला जो होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, साथ ही साथ वसा में घुलनशील या कहें फैट सोलुबल विटामिन घुलनशील। आप इस चीज़ को मानते हैं कि कुछ लिखने में थोड़ा सा आपको नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन आप सिर्फ ओरली अगर सुन भी लेंगे ना तो यकीन मानो कि आप जो नोट्स बनाएंगे वो नोट्स बहुत ही अच्छी नोट्स होंगे। तो जैसे कि जल में कौन सा होता है? तो बी और सी। अभी हम ट्रिक के माध्यम से इनको याद करेंगे। बात करें वहीं जो वसा में घुलनशील तो ADE अगर इसको ट्रिक के माध्यम से करें तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हम लोग कीड़ा यानी एक ट्रिक बनाते हैं। वहीं अगर यहाँ पे बात करें तो अब देखिए जैसे जल में घुलनशील, तो जल किन चीज़ों से कहाँ कहाँ पाया जाता है? तालाब में पाया जाता है, नदी में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, यहीं जल पाए जाते हैं। अब याद करने की हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। आप कई बार कन्फ्यूजन होता है एग्जामों में कि कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील है। तो इससे बचने के लिए हम लोग आप एक ट्रिक कहें या फिर आपको एक विकसित समझ के लिए यानी समझ को विकसित करने के लिए आपको एक हिंट कहें तो आप बता रहे हैं। तो जैसे जल में घुलनशील, तो जल पाया जाता है तालाब में, नदी में, साथ ही साथ समुद्र में। अब बात करें कि जब समुद्र में पाया जाता है तो समुद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सी कहते हैं। तो सी विटामिन कहाँ है? जल में घुलनशील, जल से संबंधित है। तो आप इसको एक रिलेट करके याद कर सकते हैं। हालांकि ये कोई ट्रिक नहीं, आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। लेकिन कई बार जब कन्फ्यूजन होता तो वहाँ से बचने के लिए जब ऐसे माइंड पे आप रखेंगे इस चीज़ को तो आपको हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाएगी। तो बात करें जैसे सी, तो विटामिन सी जल में घुलनशील, सी कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। अब आता है बी, तो बी
आपने देखा होगा कि समुद्रों के बीच होते हैं, बीच आपने देखा होगा। तो जो समुद्र कहें या जल से संबंधित कौन कौन से विटामिन हो गए, तो बी सी, आप इसको याद कर सकते हैं। अब आप दूसरा आता है कीड़ा, तो आप एडेक से भी याद कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसे कीड़ा से भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो कि बनते हैं आप इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ प्रमुख विटामिन के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो जैसे विटामिन जो अगर बात करें हम लोग, यानी कि सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में, तो वसा में कौन सा ए है, दूसरा है डी है, तीसरा कौन सा के है, ई है, फिर की है। तो बात करें इसका यानी साइंटिफिक नेम पे, तो रेटिनाल होता है, रेटिनाल होता है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं, तो जो बच्चों में होता है रतौंधी होता है, रतौंधी वयस्कों में होता है, आप इस चीज़ को लिख लीजिए, तो जीरो प्लेथेलीमिया होता है, जीरो प्लेथीमिया जो कि वयस्कों में होता है, जीरो प्लेथेलीमिया यानी जीरो प्लेथेलीमिया होता है, बच्चों में रतौंधी होता है। वहीं बात करें डी, तो डी कैल्सीफेरॉल होता है, डी कैल्सीफेरॉल होता है, यानी कैल्सीफेरॉल जो कि आपको विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है। बात करें किसकी कमी से होने वाले रोग, तो ऑस्टोमलेसिया, ऑस्टोपोरोसिस होते हैं। बात करें वहीं जैसे विटामिन ई के बारे में, तो विटामिन ई का जो है तो टिकोफेरॉल है। वही बात करें जो पुरुषों में होता है, तो पुरुषों में जो कि आपको देखने को मिलेगा नपुंसकता देखने को मिलता है, नपुंसकता। अगर वहीं बात करें जो कि आपको देखने को मिलेगा कि जो महिलाओं में होता है, तो महिलाओं में जो आपको देखने को मिलेगा, महिलाओं में आपको देखने को मिला इसे बांझपन आ जाता है। अगर बात करें वहीं विटामिन के बारे में, तो विटामिन के को देखेंगे तो विटामिन को फाइलोक्विनोन देखने को मिलेगा, फाइलोक्विनोन जो कि आपको विटामिन साइंटिफिक नेम की बात करें तो फाइलोक्विनोन हो जाता है। अगर बात करें वहीं थक्का जमने में जो सहायक विटामिन है, तो विटामिन के हो जाती है। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कुछ प्रमुख विटामिन के बारे में, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो गया वो तो हो गया विटामिन ई। अगर बात करें वहीं जैसे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, डीएनए में होते हैं, तो डीएनए में क्या हो, न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अगर वहीं बात करें किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं, तो हम जैसे अभी देखा था कि सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा था, तो हॉपकिंस ने खोजा था विटामिन डी, यानी जो सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा था, तो विटामिन डी था। इसकी कमी से होने वाला अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो डी कैल्सीफेरॉल होता है। अगर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बात करें, तो प्रथम खोजा गया जानकर हार्मोन्स विटामिन भी कहलाता है। इस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, यानी किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग गर्भपात कर सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो RH1+ तथा RH1- पत्नी की वजह से होता है। अगर बात करें निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग कौन कौन से हैं, तो यानी ये पूछता है कि अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं, तो अनुवांशिक रोग की बात करें तो वर्णांधता हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो आई होप कि ये आज का जो डिस्कशन है यहीं तक रखते हैं। अगले कुछ डिस्कशन के माध्यम से हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको सभी को 1 बाय 1 करके डिस्कशन कर लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।